Welcome back. So today we are continuing with our chapter 1 of science 2, that is heredity and evolution. So till now we have talked about three things, that is heredity and hereditary changes, and then transcription, translation and translocation, that is central dogma of the cell. And then we talked about introduction to evolution, some theories regarding evolution we have talked about. So in this video today we are going to talk about evidences of evolution. भाई देखो हमने बात कर ली कि भाई इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये चीज़ें हुई होगी, थ्योरी, तो ये किस बेसिस पर थ्योरीज दी गई है, क्या है, किसके लिए कुछ ना कुछ एविडेंस तो चाहिए ना, प्रूफ तो चाहिए ना कि भाई ऐसा ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ऐसा ही हुआ है, किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, कैसे आए, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर कहाँ से आए, किस तरीके से पैदा हुए, क्या हुए, तो ये सारी चीज़ों के लिए एविडेंसेस तो चाहिए। तो यहाँ पर 6 एविडेंसेस आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करके दिए हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, देन कनेक्टिंग लिंक्स एंड देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये हम इस वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 4 कम से कम हम लोग एविडेंसेस को एक्सप्लेन कर पाएँ, बाकी के 2 बचे हुए हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पर बोला है कि आप कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं उसको ऑब्जर्व करो। तो पहले अगर आप ये 3 पिक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे, 1, 2 और 3, तो क्या कॉमन चीज़ें आपको इनमें देखने को मिलती है, ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया तो क्या दिखता है। तो इनका जो नॉस्ट्रिल है, ये देखो, ये यहाँ पर इनका फ्रंट बीक जो है ये एकदम लगभग सबका कॉमन देखने को मिल रहा है। तो बीक जो है एक, तो ये आपको दिखेगा कॉमन इनमें। दूसरी चीज़ एक क्या कॉमन दिखेगी, पोजीशन ऑफ आइस, आइस की पोजीशन देखो कहाँ पर है, बीक से थोड़ा सा पीछे की तरफ है यहाँ पर, तो इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही है पोजीशनिंग। ईयर का जो पोजीशनिंग है, ईयर पिन्ना जो है इनके, तो ईयर पिन्ना का भी पोजीशनिंग हेड के ऊपर है, यहाँ पर इस पोजीशन पर है प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या, ये इन तीनों एनिमल्स तो अलग अलग है, इनके कैरेक्टर्स व इनके जो काम है, या फिर बोल सकते हो कि आप इनके रहने की जगह जो है, जोग्राफिकल एरिया, हैबिटेट जो है वो सबका अलग अलग है, लेकिन थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल। अब मॉर्फोलॉजी हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं इन तीनों भी ऑर्गेनिजम्स के। कौन से 3 ऑर्गेनिज्म है, डॉग है, शीप है और यहाँ पर वुल्फ है। तो इन तीनों के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो लगभग सेम दिखते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर हम डायग्राम में हम ऑब्जर्व करें तो ये 3 फ्रूट्स के आपको पेड़ दिखाए गए हैं, तो तीनों अलग अलग है, मैंगो है यहाँ पर, और ये कोई दूसरा तो भी फ्रूट है, और ये दूसरा तीसरा फ्रूट है, 3 अलग अलग टाइप के फ्रूट है। तो इसमें कॉमन चीज़ें हमको क्या देखने को मिलती है कि भाई एक तो जिनका लीफ का जो शेप है ना लगभग सेम है, देखो यहाँ पर अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इनका लीफ का शेप ऑलमोस्ट सेम है, लीफ वेनेशन भी सेम है, लीफ का टेक्सचर भी सेम है, ठीक है। लीफ वेनेशन मतलब क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इसका जो ये इसका जो हम बोलते हैं ना, उसके एक तरीके से लीफ की रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो बैक पीछे से जो डंडियाँ होती है लीफ के बैकग्राउंड में, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीफ वेनेशन, या ये लीफ का जो शेप होता है इसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। पिटियोल का शेप एकदम सेम है, ठीक है। तो लगभग ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और आपका जो फ्रूट निकलता है इनमें से, फ्रूट का भी देखो कलर अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है सबका, लेकिन फ्रूट का शेप एक जैसा है, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स एक जैसे दिखते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इनको ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो आपको यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं पहले केस में, इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। मतलब ये कहीं जिधर से भी इवॉल्व होके आए हैं, जिस भी कहीं से ना कहीं से इवॉल्व होके आए हैं, ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर में से इवॉल्व होके ये ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो ये अलग अलग क्यों हो गए बाद में जाके, इसके लिए रीज़न ये दिया जाता है कि ये अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में चले गए। मतलब कुछ एंसेस्टर थे, सपोज 4 भाई थे, एक भाई चले गया पहाड़ में रहने के लिए, पहाड़ी इलाके में, एक भाई चले गया जंगली इलाके में रहने के लिए, तीसरा भाई चले गया भाई अपना शहरी इलाके में रहने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं, उस रीजन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अडाप्ट करेंगे अपने आप को, उसकी वजह से उनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो वहाँ की एक जनरेशन वहाँ बस गई, एक जनरेशन वहाँ बस गई, एक जनरेशन वहाँ बस गई। तो जैसे जैसे जनरेशन्स पास होती गई तो क्या आते गए, उनके अंदर चेंजेस आते गए, जेनेटिकली अडाप्टेशंस ऑटोमेटिकली आते गए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके एंसेस्टर्स की अभी भी उनके अंदर एज इट इज़ थी, जो हमको अभी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इवोल्यूशन एक प्रोसेस हो सकती है, इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन नाम की एक चीज़ हो सकती है, इससे ये प्रूव होता है।
ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ बोन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको हम उस स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर कुछ अलग अलग एनिमल्स है, उनकी बोन्स दी गई है। जैसे ह्यूमन का जो हैंड है वो दिया गया है, कैट का 4 लेग मतलब सामने का जो पैर होता है उसका बोन दिया गया है यहाँ पर, पैटेजियम ऑफ बैट मतलब बैट का जो पंजा होता है वो उसका दिया है। उसके बाद फ्लिपर ऑफ वेल मतलब वेल जो फ्लिपर जिसकी मदद से वो स्विम करती है उसके हड्डियों का ढांचा दिया गया है यहाँ पर। तो इनके सबके फंक्शन देखा जाए तो अलग अलग है, हैंड का मूवमेंट करना, जो भी चीज़ें हम करते हैं हैंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद कैट का 4 लेग उसका भी चलने के लिए वो यूज़ करती है, या फिर कहीं वॉल पर या पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रॉपरली स्टैंड करने के लिए वो काम करेगा। उसके बाद पैटेजियम ऑफ बैट ये फ्लाइंग के लिए काम में आता है। उसके बाद फ्लिपर ऑफ वेल ये स्विमिंग के लिए काम आता है। जबकि इनके फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, इनका जो बोनी जॉइंट्स है, यहाँ पर जो जॉइंट्स है 2 बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स है, तो ये एक ही तरीके के जॉइंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी बोन्स मिला के बड़ी बोन्स बनती है। तो जॉइंट्स पर जो इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको सब में एक जैसा दिखता है। तो हम यहाँ पर भी ऐसी बात बोल सकते हैं कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन्स, कैट्स, पैटेजियम, फ्लिपर वेल में भी ये एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही एंसिस्टर में से क्या होंगे, ये इवॉल्व होके आए हुए हैं। अब ये अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि ये फिर से वही रीज़न है कि अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में इन्होंने रहना अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपना जो हैबिटेट है वो अडाप्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होते गए। लेकिन इनका एंसिस्टर कॉमन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, एंसिस्टर कॉमन हो सकता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे आपके बुक में पेज नंबर 4 पे कि भाई विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म इनमें से यूज़फुल होते हैं। तो ये हमारे अगले टॉपिक की तरफ इशारा कर रहा है, जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन हमारे लिए काम के नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये ईयर मसल्स, हमारे यहाँ पर आँखों में ईयर में मसल्स होते हैं। अब ये मसल्स का क्या काम होता है कि भाई हम मूवमेंट कर पाए, किसी चीज़ को अगर मूव करना है तो मसल्स चाहिए हमको। लेकिन हम ईयर पिन्ना को हिला पाते हैं क्या इन मसल से? नहीं हिला पाते। कुछ कुछ लोग रेयर केस में, सैकड़ों में से कोई एक यूज़ कर पाता है इन मसल्स को, हर कोई नहीं यूज़ कर पाता है। उसके बाद विजडम टीथ जो होते हैं एकदम लास्ट में, जो हमारे अंदर मुंह के अंदर जो लास्ट में टीथ होते हैं, एकदम छोटे छोटे टीथ होते हैं, उनसे तो कोई हम च्यूइंग नहीं कर सकते, बाइटिंग नहीं कर सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो विजडम टीथ हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या पता नहीं उसका यूज़फुल कुछ है ही नहीं है। उसके बाद हमारे अपेंडिक्स जो होता है, ये अपेंडिक्स एक पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कहा जाता है कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है। अपेंडिक्स का कोई फंक्शन आज तक हमको पता नहीं है, कोई नॉन फंक्शन नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है। ये कॉक्सिक्स बोन मतलब जो ये यहाँ पर बोन एक छोटी सी हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल जो कॉलम है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, उसके एंड पर यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है। ऐसी एक छोटी सी बोन है जिसका पता नहीं कोई फंक्शन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमको उसके लिए। वो हमारी बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, फिर भी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो अब ये हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये हमको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई ये जो ऑर्गन्स है ना, ये पहले हमारे काम में आते थे लेकिन अभी काम नहीं आते हैं। मतलब जब हमारे एंसिस्टर्स थे, हमारे उन एंसिस्टर्स में ये जो ऑर्गन्स थे वो एक्टिव थे, वो काम में लेते थे इन ऑर्गन्स को, लेकिन अभी हमारे काम में नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी इनके कुछ अवशेष अभी भी हमारी बॉडी में रह गए हैं, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस में है हम लोग, जो इसलिए अभी भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहले कैसे काम में आती थी, तो अगर इसको हम डिस्कस करें तो जैसे हम ये जो अपेंडिक्स की अगर हम बात करें, तो ये अपेंडिक्स क्या होता है, हमारे अंदर तो यूजलेस है, लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब ये जो भेड़ बकरियां होती है, तो भेड़ बकरियों में ये अपेंडिक्स क्या करता है, इट एक्ट एज ए इम्यूनिटी स्टोरेज हाउस। मतलब वहाँ पर वो उनका इम्यूनिटी का स्टोर करने का काम करता है, मतलब गुड बैक्टीरिया को वहाँ स्टोर करता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए काम करता है अपेंडिक्स। इन विच एनिमल्स, इन रूमिनेंट्स में ये अपेंडिक्स फंक्शनल होता है। और अगर हम विजडम टीथ की बात करें, विजडम टीथ हमारे आज तो काम के नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, हम जंगलों में रहते थे, तो उनको वेजिटेबल्स ग्रो करने नहीं आते थे उस टाइम पर। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वेजिटेबल्स ग्रो करना बाद में स्टार्ट किया, तो पहले ये लोग क्या करते थे,
रॉ फ्लैश, कच्चा फ्लैश खाते थे, ये जंगल में शिकार करके कच्चा फ्लैश खाते थे। तो उसके लिए क्या चाहिए थे, स्पेशल दांत होते थे हमारे पास। ये विजडम टीथ जो ये भी जितने छोटे रह गए ना, ये इतने छोटे नहीं थे, पहले बहुत बड़े थे। तो फ्लैश को प्रॉपरली च्यू करने के लिए ये टीथ काम में आते थे तब, लेकिन अब ये काम में नहीं आते, क्योंकि अभी हम अगर मीट खाते भी है तो पका हुआ मीट खाते हैं, जिसको चबाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। तो ये विजडम टीथ अभी फंक्शनल नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में थे। उसके बाद ये ईयर पिन्ना मंकी में फंक्शनल होता है। मंकी क्या करता है, अपने ईयर पिन्ना को मूव कर सकता है फॉर प्रॉपर हियरिंग ऑफ द साउंड्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, मतलब दूर की चीज़ों को सुनने के लिए ये क्या करता है, अपने ईयर पिन्ना को एडजस्ट कर सकता है। कौन, मंकी अपने ईयर पिन्ना को एडजस्ट कर सकता है बाय यूजिंग द ईयर मसल्स। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं भाई इंसान बंदरों से आया हुआ है, तो हमारे पास एक पूंछ थी पहले, है ना, बंदरों को पूंछ होती है, तो इंसानों को भी पहले पूंछ थी। तो ये अब कहा जाता है कि ये जो हमारे पास एक ये कॉकिक्स बोन रह गई है अभी, तो ये उस पूंछ का ही एक हिस्सा है। ये यहाँ पर ये जो कॉकिक्स बोन दिख रही है अपने को, ये उस पूंछ का ही एक हिस्सा अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद ये भी गायब हो जाएगा, मतलब हम इवोल्यूशन प्रोसेस में हैं। तो इससे हमारे एंसेस्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इससे फिर से ये प्रूफ होता है कि हम कहीं ना कहीं से इवॉल्व होकर ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन एज एन इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इवोल्यूशन तो हुआ है। उसके बाद हम बात करें पैलियोंटोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स जितने भी है। फॉसिल मतलब आपको पता है ज़मीन में से मिलने वाले किसी ऑर्गेनिज्म के हज़ारों लाखों साल पुराने अवशेष, जो बची हुई चीज़ें होती है, हड्डियाँ या जो भी चीज़ें हमको मिलती है, उसको हम फॉसिल बोलते हैं। तो यहाँ कुछ फॉसिल्स के एग्जांपल दिखाए गए हैं। तो दिस इज़ अ फॉसिल ऑफ डायनासोर, ये भी एक डायनासोर का फॉसिल है, और ये एक फिश का फॉसिल है। ठीक है, तो ये कुछ फॉसिल्स है। तो ये फॉसिल्स के मदद से हम कैसे क्या पता कर सकते हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे हुआ, पहले कौन था, फिर क्या था, कैसे हुआ। तो इसके लिए हमको पता होनी चाहिए एक मेथड जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है यहाँ पर विलर्ड लिबी। इसमें क्या करते हैं, अब पहले तो मैं बता देता हूँ आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें से रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा गामा रे। सपोज ये यहाँ पर एक कोई तो भी सब्सटेंस है, इसमें से ऐसी रेडिएशन निकल रही है, ये ऐसी रेडिएशन। तो ये अलग अलग टाइप की रेज होती है। तो ये अल्फ़ा रे, ये गामा रे, बीटा रेस, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की रेस निकलती है, रेडियो एक्टिव रेस। अब ये पार्टिकल्स जब निकलते हैं इसमें से, तो क्या होता है, ये जो सब्सटेंस होता है इसका मास ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होते रहता है, कम होते रहता है ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, मास कम होता है। रेडिएशन के फॉर्म में वहाँ से न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उस एलिमेंट में से निकल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। तो जैसे हम अगर कार्बन के आइसोटोप की बात करें, तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 और एक होता है C14। तो C14 जो है, इसमें से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, मतलब इसमें से क्या होता है, रेडिएशन बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आप न्यूट्रॉन्स आर गेटिंग इजेक्टेड फ्रॉम दिस C14 इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा एंड गामा रेस के फॉर्म में ये क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करता है। तो अब होता क्या है एक्चुअली, जब नॉर्मल लाइफ हम जी रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, जब इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है जब, तो क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ कार्बन कंजम्पशन करता है, कुछ ना कुछ नया कार्बन एटम्स वो खाते रहता है, फूड के थ्रू या एयर के थ्रू। हम लोग इनटेक आउटटेक कर रहे हैं ना ऑक्सीजन का और इसका, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरीके से कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या रहता है, पूरी जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, तो ये C14 और ये C12 और C14 के बीच में एक रेशियो मेंटेन रहता है कि भाई इतना ही, सपोज 1:2 रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर एक एटम है आपके पास C12 का, तो 2 एटम होने चाहिए C14 के, या 3 एटम होंगे आपके पास अगर C12 के, तो 1 एटम होना चाहिए C14 का। नॉर्मल व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव नॉट डेड। फिर क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो कार्बन कंजम्पशन तो खत्म हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो कार्बन कंजम थोड़ी करेगा वो, कार्बन कंजम्पशन खत्म हो गया, लेकिन डिग्रेडेशन खत्म नहीं हुआ। डिग्रेडेशन में मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन C14 है, इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है कंटिन्यूसली, मतलब उसका मास, मतलब एक तरीके से C14 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C12, मतलब 2 न्यूट्रॉन अगर इसमें से निकल गए तो ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C12, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिग्रेड होगा, डिटोरिएट होगा। डिटोरिएट मतलब होना, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर रेज निकलना, उसमें से अल्फा बीटा रेज निकलने के बाद जो एटम, जो मास बच जाता है उसको हम डिटोरिएट बोलते हैं, या इस प्रोसेस को हम डिटोरिएशन बोलते हैं।
तो क्या होगा, अगर हमको पता है कि भाई जब ये ऑर्गेनिज्म लिविंग रहता होगा तब उसका रेशियो अगर हमको पता है उस टाइम पर, और अगर हम अभी का जो रेशियो है करोड़ों सालों के बाद हम फॉसिल में से उसका रेशियो निकालें कि भाई उसमें C12 का कितना अमाउंट है और C14 का अमाउंट कितना है, तो वो रेशियो हम निकालें और दोनों को कंपेयर करें तो हमको पता लगा सकते हैं। और हमको एक और चीज़ पता रहती है कि एक कार्बन एटम मतलब C14 को डिटोरिएट होने के लिए कितना समय लगता है। तो हम क्या पता कर सकते हैं इसमें कि कितने कार्बन C14 उसमें से डिटोरिएट हुए, कितने कार्बन हुए हमको पता है। एक को पता डिटोरिएट होने के लिए हमको पता है कि भाई सपोज 8 महीने लगते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा एक्जैक्टली नहीं, 8 महीने एक कार्बन को डिटोरिएट होने के लिए लगते हैं। सपोज इसको अभी हमको पता चला कि भाई 10 कार्बन एटम्स इसमें से डिटोरिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे हम 8 × 10 करो, कितना हो गया 80, मतलब इसको कितना हो गया अभी 80 मंथ्स हो गए, सॉरी हाँ 8 मंथ्स 80 मंथ्स, हाँ 80 मंथ्स इसको हो गए टोटल डेथ होकर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म की एज कि ये कितना पहले इसकी डेथ हुई थी। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1960 में, किसको, विलर्ड लीबी को। और इनका एक पब्लिकेशन भी आया था रेडियो कार्बन करके, जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम एज एन एविडेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब ज़मीन के अंदर जाएंगे डेप्थ में तो अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक सपोज ये वाले ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो इसको बोला जाता है सीनोजोइक ईरा, मतलब इस समय पर ये वाले ऑर्गेनिज्म थे। अब देखो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में कोई ऑर्गेनिज्म मरा होगा तो वो नीचे की तरफ नीचे लेयर में दफन हो गया होगा। फिर उसके बाद जब टाइम पास हुआ, नया नया टाइम आया, तो यहाँ पर क्या हो गई, डस्ट जम गई यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्या, ये फर्स्ट एज है, इसके ऊपर डस्ट जम गई, मिट्टी जम गई, तो ये ज़मीन के नीचे चले गया। फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए, मतलब यहाँ पर वाटर आ गया पूरी अर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद फिर वो भी मर गए, तो उसके ऊपर फिर से मिट्टी जम गई, फिर उसके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना नीचे हमको जो फॉसिल सबसे नीचे मिलेगा, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म मरा होगा या उस सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया होगा। और उसके ऊपर हम एज भी निकाल सकते हैं कि कितने करोड़ साल पहले ये आया था बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग मेथड। तो इस तरीके से ये अलग अलग ईरा के अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तो इससे हमको समझ में आता है कि जो वर्टिब्रेट्स है, जो आज के ऑर्गेनिजम्स है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर वेल डेवलप्ड बोनी सिस्टम है लोकोमोशन के लिए, और जो हमारी क्या बोलते हैं बैकबोन हमारे पास प्रेजेंट है, उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे के एक चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में। तो इससे ये समझ में आता है हमको कि वर्टिब्रेट्स जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में से पैदा हुए हैं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स से पहले पूरी अर्थ के ऊपर, बाद में ये इवोल्यूशन प्रोसेस डेवलप होकर अभी हमको आजकल के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो इससे हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू भी हम लोग क्या बता सकते हैं कि भाई हम प्रूव कर सकते हैं हमारे किसको, इवोल्यूशन प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दो चीज़ें बच जाती है, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो दैट्स इट।